आइए बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल 7.10। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। अब इसके लिए जरा ये फिगर देखिए। देखिए यहां पे फिगर में आपको ये डिस्क दिखाई हुई है और ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ऐसे है जेड एक्सिस। आप देख पा रहे हो यहां पे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो डिस्क के प्लेन के ऊपर ही है, राइट। डिस्क के प्लेन के ऊपर है, यानी कि अब देखिए ये जो वाई एक्सिस है वो डिस्क के डायमीटर से ही पास हो रही है। इसी तरह से ये एक्स एक्सिस भी डिस्क के डायमीटर में से ही पास हो रही है, जबकि जेड एक्सिस जो है वो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर की ओर है। ठीक है, अब अगर हम इस डिस्क को इस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऐसे घुमाएं, मैं जरा इसे शो कर देता हूं कि अगर हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिस्क को ऐसे घुमाएं तो मान लीजिए कि उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आई एक्स मिलती है। इसी तरह से इस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर डिस्क को ऐसे घुमाया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए कि आई वाई मिलती है, यहां पे आई वाई। और जब हम इस z एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस डिस्क को ऐसे घुमाएं, इस तरह से घुमाएं, यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं। अगर हम ऐसे घुमाएं तो मान लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी आई जेड मिलती है। ठीक है, अब आपको एक बात तो यहां पे क्लियर दिख रही होगी कि आई एक्स और आई वाई दोनों सेम आएंगे, क्योंकि ये दोनों ही डायमीटर में से पास होने वाली एक्सिस है। तो उन दोनों के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क की सेम आएगी। तो वहीं से हम बात शुरू करते हैं दैट हियर आई एक्स एंड आई वाई will be same. Now, as per the theorem of parallel axis, we can say that Iz is equal to Ix plus Iy. बट जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे Ix Iy दोनों सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2Ix। अब इसमें से आप Ix फाइंड कर सकते हो। Ix विल बी इक्वल टू 1/2 Iz। ठीक है, अब समझिए Iz जो है वो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब आप इसको रोटेशन दोगे तब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन आपको टेबल 7.1 में मिल जाएगा। तो वो इक्वेशन इस तरह से है, दिस विल बी 1/2 mr², राइट, वेयर m इज द मास। यहां पे मैं लिख लेता हूं m is the mass and r is the radius of this disk. So finally we can write now that Ix is equal to 1/4 mr². This is our answer. Ix is equal to 1/4 mr²। देखिए आपको यहां पे पूछा है कि डिस्क के डायमीटर में से पास होने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। तो ये जो एक्स एक्सिस है वो डिस्क के डायमीटर से ही पास हो रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया, Ix इज इक्वल टू 1/4 mr²। अब देखते हैं एग्जांपल 7.11। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ स्मॉल l अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट थ्रू वन ऑफ इट्स एंड। ओके, देखिए इसे फिगर से समझाता हूं मैं आपको। यहां पे ये आपके सामने है एक रॉड जिसका मास है कैपिटल M और इसकी जो लेंथ है वो L है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये हाफ लेंथ हो जाएगी L/2 और यहां भी L/2। अब क्वेश्चन ये है कि इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करनी है ऐसी एक्सिस से जो कि इसके कोई एक एंड से पास हो रही हो और इस रॉड के परपेंडिकुलर हो। यानी कि यहां पे मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। चलिए ये हो जाती है इसकी नई एक्सिस। ठीक है, मैं जरा इसे ठीक कर लेता हूं ऐसे। ओके, अब ये जो एक्सिस है इस रॉड के परपेंडिकुलर है और आप देख रहे हो कि किसी एक एंड से ये एक्सिस पास हो रही है।
तो अब इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पूरे रॉड को घुमाया जाए, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पूरे रॉड को ऐसे अगर घुमाया जाए तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलती है, मान लीजिए उसे हम कह देते हैं आई। ऑलराइट, और ये जो एक्सिस है यहाँ पे, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ये है सेंटर ऑफ मास, तो उस एक्सिस की रिस्पेक्ट में अगर इस रॉड को ऐसे घुमाया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलती है, मान लीजिए कि आई सी करके। राइट, तो हमें दरअसल आई फाइंड करना है। अब बहुत आसान सा काम है। फ्रॉम थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वी कैन से दैट आई विल बी इक्वल टू आई सी प्लस एम ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आई सी यानी कि इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और वो आपको टेबल 7.1 में दी हुई है, और वो है 1/12 एम एल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, प्लस एम एंड देन ए स्क्वायर। अब देखिए ए यानी कि क्या, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस मैं यहां पे दिखा देता हूं। हमें ये डिस्टेंस चाहिए ए। अब आप देख पा रहे हो कि ये डिस्टेंस ए जो है वो L/2 है, तो सीधी सी बात है, मैं यहां पे लिख सकता हूं इट विल बी L/2 एंड होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, तो आपको आई मिल जाएगा 1/3 ml स्क्वायर। तो इस तरह से रॉड के परपेंडिकुलर और रॉड के किसी एक एंड से पास होने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई इज इक्वल टू 1/3 ml स्क्वायर। अब देखते हैं एग्जांपल 7.12। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट अ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग। इस क्वेश्चन को इस फिगर के साथ समझते हैं। देखिए यहां पे ये है एक रिंग, ठीक है, और ये है उसका सेंटर, ये है रेडियस आर, और ऑब्वियसली ये है उसका टेंजेंट। ये रिंग के सरकमफरेंस के ऊपर ये टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। राइट, तो हमें पूछा है कि इस टेंजेंट की रिस्पेक्ट में अगर इस रिंग को ऐसे घुमाया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी। मान लीजिए कि इसे ऐसे घुमाया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जितनी मिलती है। राइट, और देखिए यहां पे ये जो है ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और ये है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक एक्सिस जो कि इसके डायमीटर से पास हो रही है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में हम इस रिंग को घुमाते हैं ऐसे, तो मान लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी मिलती है। ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, बट याद रहे कि ये डायमीटर के ऊपर से पास हो रही है, मीन्स के रिंग के प्लेन के पैरेलल ये एक्सिस है। तो हमें आई फाइंड करना है। चलिए करते हैं। देखिए यहां भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। फ्रॉम द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वी कैन राइट दैट आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम ए स्क्वायर। अब इसमें आई सी यानी कि ये सेंटर ऑफ मास से और रिंग के प्लेन के पैरेलल जो एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो आपको मिल जाएगी टेबल 7.1 में से। वहां पे इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी आपको मिलेगी इस तरह से एम आर स्क्वायर बाई 2, या फिर कहें कि 1/2 एम आर स्क्वायर, और फिर आता है एम ए स्क्वायर। बट देखिए ए यानी कि ये दोनों पैरेलल एक्सिस जो है उसके बीच का डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली आर है, रेडियस आर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये है ए, बट ए विल बी इक्वल टू नाउ आर, सो आई कैन राइट हियर एम आर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगी आई इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। आपको ये जो टेंजेंशियल एक्सिस दी है उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 एम आर स्क्वायर। अब देखते हैं एग्जांपल 7.13। ऑब्टेन इक्वेशन 7.38। देखिए पहले तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इक्वेशन 7.38 जो है वो दरअसल ऐसे है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी।
कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेटेड मोशन का जो पहला इक्वेशन है वो है 7.38. ऑब्टेन इक्वेशन 7.38 फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल से ये इक्वेशन आपको प्रूव करना है. नाउ एंगुलर वेलोसिटी इसका इक्वेशन आपको पता है, हम लिख सकते हैं कि अल्फा इजकल टू डी ओमेगा बाय डी टी. याद रहे कि यहां पे अल्फा इज कांस्टेंट. ठीक है, अब इसमें से हम लिख सकते हैं कि डी ओमेगा इजकल टू अल्फा डी टी. अब मैं दोनों ही साइड इंटीग्रेशन ले लेता हूं, तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इजकल टू अल्फा कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, एंड इंटीग्रेशन डी टी. अब देखिए यहां पे आप टी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो और यहां पे आप ओमेगा की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो. तो टी की जो लोअर लिमिट है वो हम ले लेते हैं 0 और जो हायर लिमिट है वो ले लेते हैं हम टी. यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं लिमिट्स 0 टू टी. अब समझिए, जब टी 0 है तब ओमेगा की जो वैल्यू है उसे हम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 कहते हैं. तो मैं यहां पे लिख देता हूं ओमेगा 0. और जब टाइम टी इजकल टू टी है तब ओमेगा की जो वैल्यू है उसे हम सिर्फ ओमेगा ही कहते हैं, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो मैं यहां पे लिख देता हूं ओमेगा. अब देखिए इंटीग्रेशन डी ओमेगा, ये तो सीधी सी बात है कि ओमेगा ही होगा और यहां पे लिमिट्स हैं ओमेगा 0 टू ओमेगा इजकल टू यहां पे अल्फा. इंटीग्रेशन डी टी ये हो जाएगा टी फ्रॉम द लिमिट 0 टू टी. ठीक है, तो अब यहां पे अपर लिमिट डाल देता हूं ओमेगा माइनस लोअर लिमिट डाल देता हूं ओमेगा 0, और फिर यहां पे अल्फा अपर लिमिट डाल देता हूं टी माइनस लोअर लिमिट है 0. तो अब इसे जरा अरेंज करके लिखिए तो ये हो जाता है ओमेगा इजकल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी. तो ये हो गया इक्वेशन 7.38 जो कि मांगा था, ओमेगा इजकल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी. अब देखते हैं एग्जांपल 7.14. द एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम in 16 seconds. Then number 1, what is its angular acceleration, assuming the acceleration to be uniform? Number 2, how many revolutions does the engine take during this time? चलिए देखिए यहां पे मोटर व्हील की इनिशियल एंगुलर स्पीड आपको दे दी है, लेकिन ये आरपीएम में दी है, तो इसे मुझे रेडियन पर सेकंड में पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा. मैं यहां पे लिख लेता हूं कि भाई ओमेगा 0 जो है वो है 1200 आरपीएम. ये आरपीएम यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट होता है. अब आप समझिए, एक रिवोल्यूशन यानी कि 2 पाई रेडियन जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है. तो यहां पे ये 1200 आरपीएम है, यानी कि 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट है. तो ऐसे में मुझे 1200 को मल्टीप्लाई करना चाहिए 2 पाई से, ताकि ये रेडियन में आ जाए, रेडियन पर मिनट. बट मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 60 से. तो इस तरह से ये आपको रेडियन पर सेकंड मिलेगा या रेडियन सेकंड इनवर्स मिलेगा, और इसका आंसर हो जाएगा 40 पाई रेडियन पर सेकंड. यह आपको इनिशियल एंगुलर स्पीड मिल गई ओमेगा 0. अब इसी तरह से ओमेगा आपको दे दिया है 3120 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट. तो यहां भी ये 3120 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई बाय 60, तो ये मिलेगा आपको रेडियन पर सेकंड, और इसका आंसर आ जाता है 104 पाई रेडियन पर सेकंड या रेडियन सेकंड इनवर्स. ये आपको मिल रही है फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा. इसके अलावा आपको यहां पे टाइम टी भी दिया है, और टाइम टी है 16 सेकंड. ओके,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो हम एंगुलर एक्सेलेरेशन फाइंड कर लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका इक्वेशन है हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, या फिर कहें कि ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो अपॉन टी माइनस जीरो, है ना। याद रहे कि ये इक्वेशन हम इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि एंगुलर एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है, ऐसा आपको कह दिया है, ठीक है। अब देखिए ओमेगा आपके पास है 104 पाई एंड ओमेगा जीरो है आपके पास 40 पाई, डिवाइड बाय यहां पे है टी यानी कि 16 सेकंड। तो इस तरह से एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा आपको मिल जाएगा 4 पाई रेडियन सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पहला आंसर, इसे मैं ब्रैकेट कर लेता हूं, अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलेरेशन मिल गया। अब दूसरी चीज जो हमें फाइंड करनी है वो है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। बट देखिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखिए इसके लिए हम हमारा एक इक्वेशन यूज करेंगे। ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन है, यानी कि ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेटेड मोशन है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, राइट। अब देखिए ओमेगा जीरो जो है वो आपको मिल गया है 40 पाई और टाइम है यहाँ पे 16 सेकंड, प्लस 1/2 अल्फा आपको मिल गया 4 पाई और टाइम है यहाँ पे 16 सेकंड उसका स्क्वायर। तो इस तरह से ये पहली टर्म आपको मिल जाएगी 640 पाई प्लस दूसरी टर्म आपको मिल जाएगी 512 पाई, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा 1152 पाई रेडियन, ऑलराइट। अभी ये आंसर नहीं आया, ये अभी हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिला है, बट हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं। अब इसके लिए यहां पे देखते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, इसको हम n कह देते हैं। अब आप समझिए, देखिए अगर एक रिवॉल्यूशन पूरा होता है तो 2 पाई रेडियन जितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है ना। अब यहां पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है 1152 पाई, तो मैं 1152 पाई को डिवाइड कर लेता हूं 2 पाई से, सही है। तो ऐसे में मुझे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मिल जाएंगे और ये मिलेंगे आपको 576 रिवोल्यूशंस, ठीक है। 576 रिवोल्यूशंस, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर भी। अब देखते हैं एग्जांपल 7.15। अ कोड ऑफ निग्लिजिबल मास इज वाउंड round to the rim of a flywheel of mass 20 kg and radius 20 centimeter. A steady pull of 25 Newton is applied on the cord as shown in the figure. Now let me show you the figure first. देखिए ये है फ्लाईव्हील, ओके। फ्लाईव्हील यानी और कुछ नहीं, ये एक डिस्क है, सॉलिड डिस्क, और इसके ऊपर ये जो वाउंड किया हुआ है वो है कोड, ठीक है। यहां भी वही कोड है। अब इस कोड के एंड पे यहां पे पुल अप्लाई किया है, 25 न्यूटन का पुल अप्लाई किया है, यानी कि फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स F इजकल टू 25 न्यूटन, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब ये पुल हम अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे,
तो ये फ्लाईव्हील इस तरह से घूमेगा, ऐसे घूमेगा ये फ्लाईव्हील, ऐसे। ठीक है। अब यहां पे इस फ्लाईव्हील की जो रेडियस है वो आपको दे दी है। रेडियस आर मैं यहां पे लिख देता हूं, रेडियस आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर है। ठीक है। और इस फ्लाईव्हील का जो मास है उसे हम कैपिटल एम नाम दे देते हैं। तो ये जो कैपिटल एम है इसकी वैल्यू आपको दे दी है 20 kg, एम इज इक्वल टू 20 kg। ऑलराइट। और यहां पे हमने फोर्स लगाया 25 न्यूटन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में। द फ्लाईव्हील इज माउंटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल एक्सेल विथ फ्रिक्शनलेस बियरिंग। यहां पे जो इसकी एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यानी कि इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है और वो फ्रिक्शनलेस है। तो ए, कंप्यूट एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ द व्हील। सबसे पहले आपको एंगुलर एक्सेलेरेशन इस व्हील का फाइंड करना है। फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ कोड इज अनवाउंड। जब ये कोड 2 मीटर जितना खुलता है तब तक इस फोर्स से जो वर्क होता है वो वर्क आपको फाइंड करना है। सी, फाइंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट। अज्यूम दैट द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। यानी कि मान लीजिए कि ये व्हील अभी स्टेडी स्टेट में है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि ओमेगा जीरो इज जीरो, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज जीरो। तो अभी ये व्हील स्टेडी स्टेट में है और जब तक ये 2 मीटर का कॉर्ड अनबाउंड हो जाता है तब तक में इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी वो फाइंड करना है। एंड डी, कंपेयर आंसर्स ऑफ बी एंड सी। ये बी और सी के आंसर यानी कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी के दोनों आंसर्स जो है उसे कंपेयर करो। देखिए ये सारे आंसर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस फ्लाईव्हील की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी पड़ेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इजकल टू यहां पे हो जाएगा 1/2 mr²। देखिए ये फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील यानी कि एक डिस्क, और डिस्क के सेंटर में से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये डिस्क घूम रही है। तो ऑब्वियसली बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी 1/2 mr²। अब यहां पे आपके पास वैल्यूज है, मास m जो है वो है 20 kg और रेडियस जो है वो है 0.2 मीटर होल स्क्वायर। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आपको मिल जाएगी 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करते हैं 1 बाय 1 आंसर्स। देखिए सबसे पहले तो हमें लेना है एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस व्हील। ओके, अब इसके लिए इक्वेशन हम यूज करेंगे अल्फा इजकल टू टॉक टो अपॉन आई। देखिए आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ जैसा एक इक्वेशन है, टॉक टो इजकल टू आई अल्फा, है ना। ये एफ इजकल टू एम ए जैसा इक्वेशन है। इसमें से अल्फा इजकल टू टॉक टो अपॉन आई हो जाएगा। अब देखिए टॉक टो यानी कि आर एफ साइन थीटा, तो यहां पे आर, ये एफ, और साइन थीटा में थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। मैं समझाता हूं आपको, और डिवाइड बाय आई। देखिए यहां पे फिगर देखिए, ये है आर और ये है एफ, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना। ये एफ जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेडियस के वो परपेंडिकुलर रहेगा। तो ऐसे में आर एफ साइन 90 आएगा टॉर्क का इक्वेशन। अब आर यानी कि रेडियस आपको दे दिए 0.2 मीटर, एफ यानी कि 25 न्यूटन, एंड साइन 90 तो 1 हो जाता है। आई की वैल्यू आपको मिल गई है 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12.5, और यूनिट ले लेंगे हम रेडियन सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अल्फा है ना ये एंगुलर एक्सेलेरेशन, तो यूनिट हो जाएगा इसका रेडियन सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका पहला आंसर, एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा इजकल टू 12.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब आंसर बी फाइंड करते हैं। वर्क डन
बाय द फोर्स। अब ये तो सिंपल है, यहां पे आपको पता है कि वर्क का इक्वेशन क्या हो जाता है, एफ डी कॉस थीटा, है ना। अब देखिए, आपको फोर्स तो दे दिया है 25 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया है। वैसे मैं डिस्प्लेसमेंट लिखना भूल गया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। डिस्प्लेसमेंट कोड का जो है वो है 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट डी दे दिया आपको 2 मीटर। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इस फिगर में एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, यानी कि थीटा जो है वो 0 रहेगा। तो अब मैं लिख लेता हूं फोर्स 25 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर और कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है ना, थीटा यहां पे 0 रहता है। तो सीधी सी बात है कि वर्क आपका मिलेगा 50 जूल। वर्क कितना मिल जाएगा आपको यहां पे, 50 जूल। तो इस फोर्स से होने वाला वर्क हो गया 50 जूल। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं दैट थीटा इज 0 डिग्री, इसलिए cos 0 इक्वल टू 1 हो गया है। अब आंसर सी फाइंड करते हैं। यहां पे दरअसल हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, बट काइनेटिक एनर्जी से पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी फाइनल एंगुलर स्पीड, क्योंकि अगर फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा हमारे पास होगी तभी जाके हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अब फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा फाइंड करने के लिए वापस पहले हमें थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे थीटा से शुरू करता हूं। नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब देखिए ये कैसे मिलेगा, हमें दरअसल विल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब इसमें लॉजिक सुनिए, देखिए विल का सरकमफरेंस जो है वो 2 पाई आर जितना है। तो अगर आप इस कोड को 2 पाई आर जितना लंबा खींच लोगे, अनवाउंड कर लोगे, तो विल जो है वो एक रोटेशन घूम जाएगा, यानी कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 पाई जितना हो जाएगा, राइट। तो मैं यहां पे इस तरह से लिखता हूं कि अगर आप इस कोड को 2 पाई आर मीटर जितना यानी कि फ्लाईव्हील के सरकमफरेंस जितना खोल देते हो, तो ऐसे में जो फ्लाईव्हील है वो 2 पाई रेडियन जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेगा, ठीक है। बट हमें यहां पे इस कोड को सिर्फ 2 मीटर जितना अनवाउंड करना है। तो ऐसे में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। थीटा विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई अपॉन 2 पाई आर। तो ऑब्वियसली बात है कि ये मिलेगा आपको 2 बाई आर, बट आर इज 0.2, राइट। तो ऐसे थीटा आपको मिल जाता है 10 रेडियन। तो ये आपको मिल गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम फाइंड करते हैं फाइनल एंगुलर स्पीड फॉर फाइनल एंगुलर स्पीड। We can use the equation omega square minus omega 0 square is equal to 2 अल्फा थीटा, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 0, बिकॉज ओमेगा 0 तो 0 है, इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 है, इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा, अल्फा इज 12.5 एंड थीटा, थीटा इज 10। तो ऐसे आपको ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा 250 रेडियन स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसे मैं ओमेगा स्क्वायर ही रहने दूंगा, ओमेगा में कन्वर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आगे जो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है उसमें हमें ओमेगा स्क्वायर की ही जरूरत पड़ेगी। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। that will be k is equal to 1 by 2 I omega square, right। ये k is equal to 1 by 2 mv स्क्वायर जैसा इक्वेशन है, बट यहां पे रोटेशनल मोशन में आएगा 1 by 2 I ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए I यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पहले ही फाइंड कर ली,
और वो मिल रही थी आपको 0.4 और ओमेगा स्क्वायर ये मिल रहा है आपको 250। तो इससे आंसर मिल जाएगा आपको 50 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी है इसलिए 50 जूल आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर सी, काइनेटिक एनर्जी इज 50 जूल। अब आंसर डी में हमें आंसर बी और सी को कंपेयर करने के लिए बोला है। अब देखिए आंसर बी में आपको वर्क मिल रहा था 50 जूल और आंसर सी में आपको काइनेटिक एनर्जी भी मिल रही है 50 जूल। इसका मतलब यहां पे वर्क और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही सेम है, विच शोज presence of work energy theorem, है ना। आप जानते हो कि वर्क एनर्जी थियरम के मुताबिक वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यहां पे वर्क डन जो है वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जितना ही है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा के इजकल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी के माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये सिर्फ के हो जाएगा। सो इन शॉर्ट यहाँ पे वर्क इजकल टू डेल्टा के ओबे हो रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वर्क एनर्जी थियरम आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर मैं यहाँ पे समाप्त करता हूं और आज के इन सारे न्यूमेरिकल्स के पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो हियर विद अंशुन बलदानिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर।